नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन के शुरुआत के साथ भारत अब दुनिया के उन 5 गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने देश में कोरोना वैक्सीन ईजाद की और उसका सफल प्रयोग शुरू किया है। और किस तरीके से कोविड के बाद कोरोना वैक्सीन समूह में भारत के शामिल होने के मायने क्या हैं और अब आगे क्या दुनिया में जो अलग अलग नज़रिया होता था ग्रुप टॉप 5 देशों के बीच में, उसमें किस तरीके से ताकत या फिर वर्चस्व और उसकी अहमियत है वो बदलेगी। साथ ये भी समझेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के साथ भारत दुनिया को वैक्सीन के नज़रिए से और क्या कुछ देने वाला है, खासकर उन देशों में जो कि गरीब हैं या जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। तो हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ सामाजिक विशेषज्ञ शक्ति सिन्हा सर हैं, आपका स्वागत है सर। और डॉक्टर राकेश अग्रवाल साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं जिपमर पुडुचेरी से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में डॉक्टर राकेश अग्रवाल सर आपसे ही करना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की प्रधानमंत्री ने आज शुभारंभ किया और हमने उस फेज़ की शुरुआत कर दी है जिसका एक लंबे अरसे से इंतज़ार चल रहा था, और वो भी स्वदेशी जो हम कहें कि निर्मित वैक्सीन है, और एक नहीं बल्कि 2 के साथ में। कैसे इस उपलब्धि को आप देखते हैं, और अगर हम स्वास्थ्य के पुराने जो महामारियां आई पिछले 100 वर्षों में उस वक्त की पोजीशन और भारत की क्षमताओं के नज़रिए से जब हम आज इसे देखते हैं, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, किस तरीके का बदलाव है? टीकाकरण बहुत सालों से जाना गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं थी कि हम किसी बीमारी के आने पर इतनी जल्दी टीका डेवलप कर पाए। कुछ हद तक ये सारी दुनिया में नहीं थी और विशेष तौर पर हमारे देश में नहीं थी। हमारे देश में वैक्सीन जो है, जो टीके हैं, बनने का कई सालों से बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इवन कोविड से पहले जो वैक्सीन्स हैं, चाहे हमने उनकी इजाद ना करी हो, लेकिन वो वैक्सीन हमारे देश में बहुत मात्रा में बनते हैं। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो वैक्सीन जाते हैं, उनमें से तकरीबन 60% इंडिया में बनाए जाते हैं पिछले कई सालों से। और अब की जो नया हुआ है वो ये है कि हमने एक नई बीमारी जो पिछले साल ही आई, 1 साल के अंदर वैक्सीन डेवलप हुआ और वो हम अपने देश में मैन्युफैक्चर कर पाए हैं। और बहुत से वैक्सीन हमारे देश में अभी डेवलपमेंट में है और वो भी कुछ समय में आ जाएंगे। तो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग की बात है, और दूसरा नए वैक्सीन डेवलप करने की क्षमता की बात है। दोनों में हमने हमारी महारत है, और मैन्युफैक्चर की हमारी पिछले कुछ सालों से धीरे-धीरे करके बढ़ रही थी, और जो नया वैक्सीन डेवलप करने की, ये अभी हमने पहली बार दिखाया है कोविड के समय में। और इवन प्रोडक्शन में अभी हमारी प्रोडक्शन की क्षमता इतनी है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि स्पुतनिक वैक्सीन है, वो भी हमारे पास आ रही है कि हम उसको मैन्युफैक्चर यहाँ करा लें, चाहे वो डेवलप बाहर किए गए हैं। और कुछ हद तक एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन भी वैसा ही है। एक और चीज़ डॉक्टर राकेश जी की, जिस तरीके से हम जब देखते हैं पिछली महामारियों को, और उसमें भारत के अगर रोल की बात करें, हम इससे पहले प्रोडक्शन की बात करें या फिर हम टीकों की खोज या वैक्सीन खोज की बात करें, ट्रायल की बात करें, ये शायद पहली बार है कि जब हम इस व्यापक स्तर पर हम इसे अपना पाए हैं और स्वदेशी जो मैं कहूँ जो है वो आत्मनिर्भर इसमें बने हैं। किस तरीके से ये बदलता है नज़रिया दुनिया के उन देशों का, खास तौर पर जब हम स्वास्थ्य सेवाओं में एक तरीके से कहें कि एक बहुत बड़े बदलाव के साथ आज हम आत्मनिर्भर हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अगर हम आज से 20-25 साल पहले चले जाएं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को बहुत पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। हमारा जो वैक्सीनेशन, हम चाहे वैक्सीन इंपोर्ट कर कर लोगों को देते थे, उसमें भी बहुत कमियां थी। पिछले कुछ सालों में वो बदला। हमने बड़ी-बड़ी फैक्ट्री सेटअप करी ताकि हम वैक्सीन बना पाएँ, हम आत्मनिर्भर हुए, और अब हम नए वैक्सीन्स की खोज करने में भी आत्मनिर्भर हो गए हैं। सो ये एक बिल्कुल अलग तरीका है। अब मैं, जैसा कि मैं डब्ल्यूएचओ की कई कमिटीज़ में हूँ जो वैक्सीन संबंधित काम करती हैं। हम्म। मैं कुछ साल पहले, जब 15 साल पहले कुछ पहली कमेटी में था,
गया तो वहां हम भारतीय की तरह बैठते थे तो सोचते थे कि ये क्या हो रहा है, शर्म आती थी कुछ हद तक। लेकिन आज वहां बैठकर गर्व होता है जब हम वैक्सीन के बारे में बात करी जाती है और एक भारतीय के नाते आप वहां बैठे होते हैं। अशोक सर, क्योंकि आपने बहुत सारे देशों में एक राजनयिक के तौर पर आपने सेवाएं दी हैं देश के लिए, अ, किस तरीके से अगर हम देखें इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, मैं कहूँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब हम अब तक देखते थे कि दुनिया के कुछ चुनिंदा देश इस तरह की महामारी या उसके वक्त में खड़े होते थे और हमारे जैसे तमाम देश उनकी तरफ टकटकी लगाए देखते थे कि जब उनकी कृपा होगी तो शायद हमें भी वो दवा मिलेगी और हम उसका इस्तेमाल अपने देशवासियों पर कर पाएंगे। लेकिन आज पोजीशनिंग किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है और V5 में भारत के शामिल होने के मायने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर मैं समझूं दर्शकों के नजरिए से वो क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट है जो हुआ है, जो अब हमारे पास 2 वैक्सीन हैं। अगर हम केवल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की देखें, पुणे में जो स्थित है, वहां पर वो 4 वैक्सीन और डेवलप कर रहे हैं और ये हम उम्मीद करते हैं जो बहुत जल्दी ही वो भी सामने आ जाएंगी। तो हमारे पास 2 के अलावा और भी ज्यादा बहुत वैक्सीन होंगी। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, जो ये केवल वैक्सीन जो है, ये केवल हमारे अपने सिटीजन्स के लिए नहीं है, अपने नागरिकों के लिए नहीं है, उनके लिए तो हम बिल्कुल उनकी पूर्ति कराएंगे और आज से शुरुआत हो गई है। अभी हम 30 मिलियन की शुरुआत फेज 1 में करेंगे, 3 करोड़ का। उसके बाद जो सेकंड फेज है उसमें 300 मिलियन होगा, 30 करोड़। और जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा, जो दुनिया में ऐसे केवल 3 देश हैं जिनकी जनसंख्या 300 मिलियन से ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अभियान है। तो एक तो अपने देश की, जैसे आपने कहा, जो हम दूसरों को टकटकी लगाकर देखते थे, तो अब वो बात नहीं है। अब जो भी है हमारी जरूरत है, हम अपनी यहाँ पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करके हम पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात एक और है, जो ये बाहर की जो वैक्सीन हैं बहुत महंगी हैं। आपने देखा है, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो, जो भी हो, बहुत महंगी है। हमारे यहाँ पर 200-210 रुपए का एक डोज मिलेगा और वहां पर ऐसी वैक्सीन भी हैं जिनकी दाम 5,000 से ऊपर है। तो इसीलिए आपने जो जिक्र किया, जो गरीब देश हैं, जो इतने ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है, तो उनके लिए भी अगर जरूरत होगी तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो है प्रोडक्शन है बड़ा कंपेटिटिव है। दूसरा है, बड़ी आसानी से वो उनको टीकाकरण किया जा सकता है, क्योंकि देखिए फाइजर की जो वैक्सीन है -70 डिग्री सेल्सियस पर आपको उसको स्टोर करना पड़ता है। तो आपको देखिए कितनी कैसी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, कैसा स्टोरेज चाहिए, कैसा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और कहां कहां आप अगर भारत के उसमें देखें, संदर्भ में देखें, तो कहां दूर दराज के इलाकों में, रूरल एरियाज में, गांव में, कस्बों में हमको लेकर जाना पड़ेगा। तो वहां पर कहां पर सहूलियत है -70 डिग्री सेल्सियस की। तो एक दाम उसका कम है, एक जिस तरीके से वो लगाया जाना है उसको भी वो बहुत ही हमारे लिए बेहतर है। जहां तक दूसरे देशों के साथ है कविंद्र जी, तो वहां भी हमने जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो और देशों के लिए भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अभी हम देख रहे हैं, जो नेपाल के विदेश मंत्री यहाँ पर आए, प्रदीप ग्यावाली, उनका बेसिक नंबर 1 आइटम यही था, नंबर 1 उनका मुद्दा, ऑब्जेक्टिव यही था, जो कैसे भारत से जो वैक्सीन हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, वो कैसे उनके देश को मिल सकती है, जैसे जिससे कि अपने देश के लोगों का वो टीकाकरण कर सके। हमें मालूम है, जो ब्राजील से, वहां से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट आ रहा है, जो 2 मिलियन वायल्स उनको भी चाहिए इस वैक्सीन के, क्योंकि उन्होंने देखिए ये चीन से तो वैक्सीन को इंपोर्ट किया है, परंतु उनको उससे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि वहां से खबरें आई हैं जो उसकी एफिकेसी केवल 50.4% है, जो अभी वो बता रहे हैं। तो इसीलिए उससे वो इतने प्रसन्न नहीं है, इससे उसके इफेक्टिवनेस से इतने वो खुश नहीं है। तो देखिए, भारत का हमेशा से ये नजरिया रहा है, जो हम अपने लिए तो बनाएंगे ही, परंतु पूरे जहान के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने बहुत मर्तबा कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को एक अपने परिवार की तरह समझते हैं। आपको याद होगा, जो जब अमेरिका को इतनी जरूरत थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, तो हमने कहा था, वो उसके ऊपर हमने बैन कर दिया था, परंतु फिर हमने अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, और फिर हमने उनको भी सप्लाई किया। ब्राजील के राष्ट्रपति थे और देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की, तो उन सबको हमने सप्लाई किया।
मतलब कि जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा था, तो तब अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हुए हमने 150 देशों को न केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल और जैसे बहुत सा ऐसे पदार्थ है और जो ऐसी सामग्री है, मेडिकल इक्विपमेंट है, चाहे पीपीई हो, चाहे मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर हो, इस प्रकार के जो जो हमारे यहाँ पर पहले मैन्युफैक्चर नहीं होता था या बहुत कम मात्रा में होता था, तो जी। उसमें इस अरसे में हमने न केवल अपनी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति की है, परंतु हमने जिसे कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो बनके हमने पूरी दुनिया की जरूरतों की पूर्ति की है। और बिल्कुल। वैक्सीनेशन में भी यही कहा गया है, जो हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और पूरी दुनिया को भी, गरीब देश जिसका आपने जिक्र किया कविन जी, उनकी भी हम पूरी तरीके से सहायता करेंगे। शक्ति जी। सर, क्योंकि अगर हम कोविड से पहले देखें और पिछले 6-7 दशकों को मैं देख रहा था कि अलग अलग मसले और अलग अलग मुद्दे रहे जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया या सामरिक नज़रिए से दुनिया में टॉप 5 की जो कंट्री हैं उनमें बदलाव किया है, रैंकिंग की है, नए देशों को भारत के सामने खड़ा किया, चाहे वर्ल्ड वॉर के पहले की बात करें या उसके बाद से बात करें। अभी मैं जो लिस्ट देख रहा था भारत के साथ जिन देशों को वैक्सीन सप्लाई की बात हो रही है, चाहे पड़ोसी देश हों, नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे कंट्री हों, या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों की बात करें, मध्य एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के जो कंट्री वहाँ पर भी हो रहा है। और थर्ड, इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं जो कि कतार में हैं और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा उसके हिसाब से तय किया जाएगा। क्या वैक्सीन सप्लाई, आपको लगता है कि अब कोविड काल के ख़त्म होने के साथ एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होने जा रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने, डिफाइन करने और उस नज़रिए को समझने के लिए कि किस देश की हैसियत या उसकी स्थिति दुनिया में किस तरीके की है और वो रिश्ते तय करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए है कि कोविड जैसी चीज हमें ऐसी महामारी कभी नहीं देखी है हमारे इतिहास में। बहुत पहले रहा होगा, याद नहीं है किसी को। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इतना बड़ा दुनिया को जो धक्का पहुंचा है कोविड जैसा कभी नहीं हुआ है। और भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह आगे उभर के आया है। मगर इसमें तो इतिहास भी है। अब आप मैं ले जाता हूँ आज से 20 साल पहले, 2001 की बात है। उस समय HIV एड्स का बहुत बड़ा चला हुआ था। अफ्रीका में उस समय करीब 2-2.25 करोड़ लोग थे HIV एड्स से इन्फेक्टेड। और जो कॉकटेल था, मुझे नाम नहीं याद रहा, 20 साल हो गए हैं, उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्रति मरीज, हर मरीज के लिए सालाना $10,000 होता था। भारतीय कंपनियां आगे आई, कैडिला आया, बाकी आया, वो 10,000 से गिरा के सीधा $500-400 पर ले आया। $400 बहुत मैं मानता हूं, बट एड मनी अवेलेबल था, दुनिया पैसा लगा रही थी। 10,000 पर नहीं लगा पाती, $400 पर लगा पाए। आज अफ्रीका केवल सालाना 2 बिलियन खर्चा करता। एड्स को हम भूल चुके हैं। एड्स था, बहुत माना जाता था। एड्स के कंपैरिजन में कोविड कई गुना आगे है। जिस तरह अगर विश्व का अपने एक्सेस पर घूमना तो नहीं रुका, बट विश्व की आर्थिक एक्टिविटीज करीब करीब रुक गई इससे। इस स्थिति में भारत को उभर के आना, जिस तरह से अब हम बात कर रहे हैं, अशोक जी ने बात की, बहुत महत्व रखता है। डॉक्टर साहब ने भी अच्छा जिक्र किया। दुनिया में जो विश्व में आज वैक्सीन बन रहे हैं 60-65%। DPD BCG आप देखिए कहाँ बनता है, 65% भारत में बनता है। मीजल्स वैक्सीन कहाँ बनता है, भारत में बनता है। ये बहुत खास बात है। मगर इससे केवल दुनिया नहीं बदलेगी। हाँ, हम विश्वसनीय हैं। जो लोग चीन के प्रेमी हैं वो भी कहते हैं चीन का वैक्सीन नहीं चाहिए, भारत का वैक्सीन चाहिए। मगर हमें साथ साथ मेंटेन करना पड़ेगा क्वालिटी। क्योंकि मैं अफगानिस्तान कई साल रहा है, भारतीय दवाइयां बहुत पॉपुलर हैं, साथ साथ फर्जी दवाई बहुत आ जाती है। हमारा कहना पाकिस्तान से जहां से जाती है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें मेंटेन करना है अपना रैंकिंग, अगर दुनिया को समझना है भारत एक विश्वसनीय पार्टनर है उनकी, तब हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वैक्सीन जो जा रही हैं उसमें कोई कमी ना रहे। तब उनको लगेगा इंडिया इज अ पार्टनर ऑफ चॉइस। बट ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, अकेला ये केवल नहीं है। साथ साथ पॉलिटिक्स है, साथ साथ इकोनॉमिक्स है, वो सब जोड़ना पड़ेगा। बट हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक में एज अ रिलायबल पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड ये भारत का अच्छा मौका है और ये हमें खोना नहीं चाहिए। डॉक्टर राकेश जी, जो कि शक्ति सर कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वसनीयता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हेल्थ सेक्टर में देखें। और इस क्रूशियल टाइम में हमने देखा है कि अलग अलग देशों की वैक्सीन डेवलप हुई,
लेकिन कई देशों ने ऑर्डर देने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया या ब्लॉक कर दिया या कैंसिल कर दिए हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के उन तमाम लोगों को जो कि इस वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, इसके निर्माण से लेकर इसकी खोज से जो लोग जुड़े रहे हैं और आगे भी। लेकिन जिस तरीके की विश्वसनीयता इस वक्त दुनिया देख रही है, उसे पूरा करने के लिए क्या खास चीज़ें जहां आपको लगता है कि फोकस करना होगा, जहां पर हम आगे बढ़ें और ज़्यादा कदमों की और ज़्यादा इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होगी? बिल्कुल। जब भी कोई बड़ा काम करते हैं और खास तौर पे इतने लार्ज स्केल पर हम वैक्सीन सप्लाई करना चाहते हैं, केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, तो विश्वसनीयता अपने प्रोडक्ट की पक्का करना ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। हमारी फैक्ट्रीज, हमारी कंपनीज जहाँ ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है, उनके पास हाईएस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज है। सरकार ने कोशिश करी है कि ऐसा लोगों का विश्वास बना रहे। जितने लोग जो रेगुलेटर्स हैं वो आके उन प्लांट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, यूएस एफडीए आती है, ईएमए आती है। आपने अभी सुना होगा कि हमारे देश ने बहुत सारे विदेश के जो राजदूत थे उनको उन फैक्ट्रीज में लेके गए ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि क्या क्वालिटी है। प्रोफेशनल लोग भी आते हैं। उसके बाद ये इंश्योर करना कि अगर हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को वायदा कर रहे हैं कि हम इतनी डोज देंगे, तो समय से और उतनी मात्रा में हम दें। वो एक बहुत ज़रूरी है। ये बिज़नेस का और ये मेडिसिन का ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोग आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर हम कह रहे हैं कि गिवन क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी हो रहा है। जैसा आपने देखा होगा हमारे अपने देश में हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ्टी रखी जाए। ऐसा नहीं हो कि रास्ते में वैक्सीन रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक वायल निकाल कर गलत वाले भर दिए जाए। ऐसा ड्रग ट्रेड में होता है दुनिया भर में, और उसके लिए हमें करना होगा, हम तो बार कोडिंग करनी होगी और ऐसी चीज़ें, ये सब कुछ चल रहा है। अभी बार कोडिंग बहुत ज़्यादा डिग्री पे नहीं शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जब वैक्सीन वहाँ पहुँचे, तो बारकोड चेक किया जा सके, पक्का किया जा सके कि उसकी सप्लाई जो है, वो पूरी कंट्रोल्ड रही है। चौथी चीज़, वैक्सीन्स के लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे मानता हूँ कि ये फाइज़र का वैक्सीन नहीं है, मॉडर्ना का वैक्सीन नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन में भी ये पक्का करना, सुनिश्चित करना कि ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री में है। इसमें उल्टी प्रॉब्लम है। ये वैक्सीन कभी भी फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये सब का भी ये हमको दिखाना पड़ेगा। ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज़ बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत इम्प्रूव हो गया है, और ये सब चीज़ें ना एक-दूसरे को पुश करती हैं। एक चीज़ अच्छा होता है, उसको साथ मैच करने के लिए दूसरा सेक्टर इम्प्रूव होता है, फिर तीसरा इम्प्रूव होता है। आपकी पैकेजिंग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, आपकी वाटर प्रूफिंग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और ये सब कंपनीज़ हमारे देश में आज ये कर रही हैं, ताकि जब प्रोडक्ट पहुँचे, तो ना ही उसके अंदर की चीज़ अच्छी हो, उसकी लुक, उसकी अपीयरेंस, उसके ऊपर विश्वास, हर चीज़ निर्भर करती है, हर चीज़ डिसाइड करती है उसके ऊपर कितना विश्वास होता है, और ये सब हमारी कंपनीज़ अब कर रही हैं। डॉक्टर राकेश जी, एक और मेरा सवाल था कि क्या जो हमारे देश की अब तक की ये जो वैक्सीन दोनों लॉन्च हुई हैं, अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री या जो हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, दुनिया के उन देशों की बात कर रहे हैं जो कि एक तो उस तरीके से यूरोपियन कंट्रियों की तरह अमीर नहीं, और दूसरा टेम्परेचर एक बड़ा इशू रहा है, उस लिहाज से ये दोनों वैक्सीन बहुत ही क्रूशियल हो जाती हैं और रीच के लिहाज से सबसे ज़्यादा स्पेस और स्कोप नज़र आता है। बिल्कुल। जो हमारे जैसे और हमारे जैसे आर्थिक स्थिति वाले देश हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश, उन सब के लिए, और खास तौर पे हम उस जगह पर हैं जहाँ पर कि तापमान ज़्यादा रहता है। हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ -70, -20 की नहीं है। हम लोगों के लिए हमारे जो दोनों वैक्सीन हैं और कुछ और वैक्सीन जो देश में बनने वाले हैं, जैसा स्पुतनिक वैक्सीन भारत में बनने की बात चल रही है डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ, ऐसे ही और वैक्सीन बहुत सारे जो भारत में इस समय डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं, वो सब कोशिश यही है कि वो ऐसे हों जो कि जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर है जिस पर ये हमारे अभी के दोनों वैक्सीन रखे जाएँगे, ये वाली फैसिलिटीज़ सब देशों में है, क्योंकि जो अभी वैक्सीन अवेलेबल है, पोलियो, डीपीटी, मीज़ल्स, वो इन टेम्परेचर्स पर रखे जाते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम ये वाले वैक्सीन हमारे क्षेत्र में, हमारे आस-पास के पड़ोसी देश और अन्य देश जिनकी आर्थिक स्थिति हमारी जैसी है, वो इनको फ़ेवर करेंगे, इनको पसंद करेंगे, उनके लिए इनको लेना ज़्यादा उचित होगा।
इसके मुकाबले कि वो मॉडर्ना या फाइजर का वैक्सीन लें। जो हमारे लिए अप्लाई होता है वो उनके लिए भी अप्लाई होता है। जी जी। अशोक सर, अब मैं थोड़ा सा जी और ब्रॉडर पिक्चर को समझना चाहूँगा कि जिस तरीके का रोल कोविड के दरमियान और कोविड के बाद वैक्सीन को लेकर भारत का अब तक का रहा है, और आगे जो उम्मीद दिख रही है जिस तरीके से हम अलग अलग देशों के साथ जो वहाँ से डिमांड आ रही है वैक्सीन को लेकर, क्या जो दावा था उसमें अब ज़्यादा ताकत या बल मिलता है दुनिया के अलग अलग देशों की ओर से मिलेगा, जब हम ये कहते हैं कि चाहे वो बात यूएन की हो या फिर डब्ल्यूएचओ की हो, वहाँ पर भारत को एक और बड़े रोल की तौर पर रखना चाहिए और इसके लिए एक बड़े बदलाव ज़रूरी हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कबीर जी, क्योंकि देखिए आगे चलते हुए जो पूरी दुनिया में है सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है ट्रस्ट की, वो है विश्वसनीयता की। और इसमें हमने देखा है जो अभी जो चीन का रवैया रहा है उससे ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, और बहुत तरीकों से। क्योंकि एक तो जब वहां पर वुहान में ये वायरस निकला, दिसंबर में निकला, उन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। डब्ल्यूएचओ का भी इतना ज्यादा कोई खास विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि वो भी बिल्कुल जो चीन उन्हें कह रहा था वही उसको आगे कह रहे थे। आपको याद होगा पिछले साल इसी समय वो था जो वहां पर चीन से जो बाहर लोग जा रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो स्टिग्मा उसमें बन जाता है। परंतु फिर बहुत जल्दी हमारे यहाँ तो हमने लगा ही दिया था ये प्रतिबंध चीन से आने वाला जो लोग थे, परंतु ये बहुत जल्दी मालूम चल गया जो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो ये है जो जब वहां पर वायरस निकला तो चीन ने इसके बारे में बिल्कुल इसको छुपा कर रखा। दूसरा है जब और देशों को जरूरत पड़ी तो उसके पास जो भी थे, चाहे पीपीई हो, चाहे मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे किसी प्रकार की दवाइयां हो, उसने उसको जिसे कहते हैं वेपनाइज कर दिया। केवल उन्हीं देशों को दिया जिसके साथ संबंध अच्छे थे, या वहां भी जो संबंध अच्छे भी थे वहां पर भी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं गई। हमने देखा है चाहे वो इटली में हो, पाकिस्तान में हो, बहुत सारा ऐसा सामान गया। तो इसके विपरीत अगर आप देखें भारत का जो रुख रहा है, भारत का जो रवैया रहा है, कोई भी हमारी जो भी चीज जो भी सामान यहां से गया है, चाहे मेडिसिन गया हो या कुछ और चीज गई हो, किसी के ऊपर कोई भी उंगली उठाने उसको उंगली नहीं उठा पाया है। क्योंकि बिल्कुल जैसे अभी बता रहे थे डॉक्टर राकेश अग्रवाल, चाहे डिलीवरी स्केड्यूल हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे क्वालिटी हो, सभी पर बहुत खरे उतरे हैं, क्योंकि हमारा इसमें तजुर्बा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। तो इसीलिए आगे जाते हुए तो जो ट्रस्ट है वो भारत में है। इसीलिए जैसे आपने स्वयं जिक्र किया, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं और पर्टिकुलरली जो विकासशील देश है वो तो भारत से लेने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि एक तो हमारी एफिकेसी इसकी अच्छी है, इफेक्टिवनेस अच्छी है, 70 से 80% इसकी इफेक्टिवनेस है। जैसे मैंने बताया अभी ब्राजील में वो कह रहे हैं जो चीनी वैक्सीन है, चीन से जो आया है उसका केवल 50% है। तो एक एफिकेसी अच्छी है, एक दाम अच्छा है, और दूसरा विश्वसनीयता बहुत अच्छी है। आखिरी बात देखिए इसमें मैं ये कहूंगा, आगे चलते हुए अभी जो हालात हमने 2020 में देखे हैं वो एक सदी से तो से ज्यादा ही ऐसे हालात पूरी दुनिया ने को देखने में नहीं आए हैं। तो आगे चलते हुए जब देशों के बीच में संबंधों की बात होगी और आप जब किसी देश का वर्चस्व देखेंगे पूरी दुनिया में, तो उसमें स्वास्थ्य की चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और इसीलिए अगर इसमें भारत ने इतनी आगे प्रगति की है, इतनी आगे तरक्की कर रहा है, तो वो उसमें भारत का जो रोल है, जो साख है, जो क्लाउड है, जो प्रोफाइल है पूरी दुनिया में, वो और आगे ज्यादा बढ़ेगा। शक्ति सर, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा आपका कि जिस तरीके से सज्जनहार सर ने कहा, बहुत क्रूशियल हो जाता है कि न सिर्फ एक ब्रॉडर रोल जिसकी भारत बात कहता रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि दावा करती रही कि वो मानवता के लिए काम कर रही हैं या उसके लिए काम करना चाहती हैं, वहाँ पर उसके रोल को ज़्यादा संजीदगी के साथ ज़्यादा पावर्स मिलने की बात होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो हेल्थ सेक्टर है ये आने वाले कुछ वर्षों में या एक मैं कहूँ कि दशक तक शायद बहुत ही अहम रहने वाला है, और उसमें भारत का रोल भी। देखिए इस बड़ा अजीब इसमें रहा है कि रवैया कि एक तरफ हम चाहते हैं, हमको अंडरस्टैंडिंग है, सब ये समझ रहे हैं अब कि हमें साथ चलना पड़ेगा, विश्व में हर देश को साथ चलना पड़ेगा।
परंतु साथ हम तभी चल पाएंगे जब एक दूसरे में विश्वास करें। अब जैसे अशोक जी ने अभी बताया चीन के बारे में, आपके यहाँ वायरस आ चुकी है, आप अपने यहाँ लॉकडाउन कर दिए, अपने लोग का बाहर जाने दे रहे हैं। चीनी जाते न्यू ईयर के लिए चीन, वापस अपने देश अमेरिका यूरोप जाते सबको अलाउ कर दिया। पीपी सामान दुनिया भर से खरीद लिया, तो यानी कि फिर सप्लाई चेन में ब्रेकअप हो गया। तो हमें साथ काम करना है। वेदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को साथ जोड़ सकती है कि नहीं जोड़ सकती, इस पर बहुत लोग को अब डाउट हो रहा है। इस तरीके में हमें आगे कैसे बढ़ना है, निराश होने की बात नहीं है। अब देखिए, आप अफ्रीका को देखिए, लैटिन अमेरिका को देखिए, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में कोई फैसिलिटीज नहीं है वैक्सीन की, ये निर्भर है बाहर पर। अभी उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी कम है। ये मौका है भारत को अपने और संबंधित दोस्तों के साथ मिल करके इन देशों के साथ काम करने के लिए, कि अगर यूएन सिस्टम नहीं काम कर रहा है, अकेला भारत कर नहीं पाएगा, जॉइंटली वी हैव टू मेक एन एफर्ट। यानी कि अगर इंटरनेशनल बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो काम कर पाएंगी, उपयोगी नहीं रहेगी, तो एड हॉक कोएलिशन हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज है ना, अब जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो बाकी सोचेगा क्या। बिल्कुल। तो हेल्थ की प्राथमिकता हमें अब समझ में आ रही है। हम इतना दिन तक समझते थे अपने आप हेल्थ ठीक हो जाता है, हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उससे हेल्थ ठीक नहीं होता है। दुनिया के अच्छे अच्छे देशों में, विकसित देशों में हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, छोटे देशों में, गरीब देशों में हेल्थ की प्रॉब्लम्स कई जगह कम है। तो इसलिए ये बड़ा नया दुनिया एक बन रहा है, जिससे हम सबको अब समझ के दोबारा जो हमारे विचार है, जो 30 40 50 साल हमें घुस गया है विचार, उसको हमें दोबारा री एग्जामिन करना पड़ेगा, और किस तरीके से अब बेटर वर्ल्ड की तरफ मिलजुल के, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमें मिलजुल के चलना है, अकेले हम नहीं चल पाएंगे। अगर भारत में फैसिलिटीज नहीं होती तो क्या हाल होता अभी। अच्छी बात है, भारत में फैसिलिटीज है ना, जी। हमारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट अच्छी है, 50 साल में हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, एफडीए क्वालिफाइड लैबोरेटरीज मैक्सिमम इंडिया में अब है, यूएसए के बाहर, अच्छी बात है ये सब। बट अब मिलजुल के हमें आगे बढ़ के कविंदर जी, तभी जाके एक नया विश्व बनेगा, और तभी जाके भारत का स्थान उस नए विश्व में पहचाना जाएगा। विश्वसनीय देश है, इनके साथ सब साझेदारी कर सकते हैं। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए कि जो वैक्सीन 5 यानी कि वो 5 देश जिन्होंने वैक्सीन बनाई और जिसका सफल, मैं कहूँ कि हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है और लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, उसका मायने क्या है और भविष्य में किस तरीके का रोल स्वास्थ्य सेक्टर के जरिए दुनिया भर नजर आ सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही।